हाय दोस्तों। बिजनेसमैन तो बहुत होते हैं, पर कुछ ही ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो कि पूरी इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन ला देते हैं। इन्हीं बिजनेसमैन के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए हम एक नई सीरीज लेके आए हैं जिसका नाम है बिलियनियर्स हु चेंज द वर्ल्ड। इस सीरीज में हम इन सब बिजनेसमैन के बारे में डीपली जानेंगे कि कैसे उन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर तय करा। बिलियनियर्स हु चेंज द वर्ल्ड पार्ट 2, द वेल्दिएस्ट मैन ऑफ ऑल टाइम, जॉन डेविड रॉकफेलर। इस केस स्टडी में हम देखेंगे कैसे एक गरीब परिवार में पैदा हुआ लड़का यूएस की ऑयल इंडस्ट्री का बादशाह बन गया। रॉकफेलर को मॉडर्न इतिहास का सबसे अमीर आदमी माना जाता है। इनकी एक टाइम पर अमेरिकन ऑयल इंडस्ट्री में मोनोपोली थी और कहा जाता है कि इनकी कंपनी इतनी बड़ी हो गई थी कि उसको संभालना मुश्किल हो गया था। जॉन डेविड रॉकफेलर का जन्म साल 1839 में एक भरे पूरे परिवार में हुआ था। उनके 4 छोटे भाई और एक बड़ी बहन थी। उनके पिता एक सेल्समैन और एक कॉन आर्टिस्ट थे जो कि नकली दवा बेचने का काम करा करते थे। कहा जाता है कि उनके पिता दोहरी जिंदगी जिया करते थे। उन्होंने रॉकफेलर की मां के अलावा भी एक दूसरी महिला से शादी की हुई थी। रॉकफेलर की मां एलिजा डी रॉकफेलर उनके पिता के बिल्कुल विपरीत थी। वे एक हाउसवाइफ और एक धार्मिक महिला थी। कुछ टाइम बाद फैमिली ने न्यूयॉर्क छोड़ दिया और ओहायो शिफ्ट हो गए, जहां से रॉकफेलर की सक्सेस स्टोरी स्टार्ट हुई। महज 16 साल की उम्र में उन्होंने एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी में बुक कीपर का काम किया, जिस काम के लिए उन्हें $0.50 पर दिन मिला करता था। यहाँ से उन्होंने ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की पूरी नॉलेज हासिल की। इस नौकरी के दौरान उन्होंने अपने लिए 2 गोल्स लिखे थे, जिसमें से पहला था कि $1 लाख कमाना, दूसरा 100 साल तक जीना। और उन्होंने तकरीबन अपने ये दोनों की दोनों गोल्स भी पूरे करे। उस टाइम बाद जब रॉकफेलर ने मंथली सैलरी बढ़ाने की मांग की तो उनके बॉस ने मना कर दिया और तुरंत ही खाने का सामान जैसे गेहूं, चावल आदि की ट्रेडिंग पार्टनरशिप बिजनेस में स्टार्ट कर दी, जिसके लिए रॉकफेलर और उसके पार्टनर ने $4000 इन्वेस्ट करे थे। उनका बिजनेस काफी अच्छा चलने लगा, तभी सिविल वॉर आ गई थी। इससे बचने के लिए रॉकफेलर ने अपनी जगह पर वॉर में लड़ने किसी और को भेज दिया और खुद उस दौरान बिजनेस करते रहे और 1 साल के अंदर $17,000 कमाए, जो कि उस टाइम के हिसाब से बहुत बड़ा अमाउंट। फिर कुछ सालों बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने रॉकफेलर की पूरी जिंदगी बदल दी। क्लीवलैंड से 100 किलोमीटर दूर पेंसिल्वेनिया में यूएसए का सबसे पहला तेल का कुआं मिला, जिसने यूएस ऑयल इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाके रख दिया और सारे लोग तेल की खोज में निकल पड़े थे। उस टाइम तक ऑयल इतना महत्वपूर्ण नहीं था क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कार का तो इन्वेंशन भी नहीं हुआ था, पर ऑयल को प्रोसेस करके कैरोसिन बनाने के लिए यूज करा जाता था, जिससे घरों में रोशनी होती। फिर रॉकफेलर ने ऑयल की रिफाइनरी का बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा, क्योंकि ऑयल ढूंढने से ज़्यादा उसे प्रोसेस करना ज़्यादा फायदेमंद था। जैसे ही 1963 में पेंसिल्वेनिया से क्लीवलैंड की रेल बनी, तुरंत रॉकफेलर ने बैंक से लोन लिया और अपने पार्टनर्स को इकट्ठा करके एक ऑयल रिफाइनिंग कंपनी शुरू कर दी। और साथ साथ रॉकफेलर ने एक केमिस्ट का ग्रुप भी बनाया था जो कि वेस्ट मैनेजमेंट पर ध्यान देता था। उस टाइम पर रिफाइनरी 60% एफिशिएंसी पर काम करती थी। मतलब अगर कंपनी 100 लीटर क्रूड ऑयल लाती थी तो उसमें से 40% क्रूड ऑयल वेस्ट हो जाया करता था। पर रॉकफेलर और उसकी टीम ने इस वेस्ट से बायो प्रोडक्ट जैसे पैराफिन वैक्स, टार, नैप्टा बनाया और इसे बेचना शुरू कर दिया, जिससे उनकी कंपनी ने काफी प्रॉफिट कमाया। अगले 2 सालों में रॉकफेलर की कंपनी ओहायो की सबसे बड़ी तेल रिफाइनिंग कंपनी बन चुकी थी। साल 1965 तक क्लीवलैंड में लगभग 26 रिफाइनरी थी, पर अगले 5 सालों में रॉकफेलर ने उनमें से 22 कंपनियों को एक्वायर कर लिया और इन छोटी छोटी कंपनीज को मिलाकर रॉकफेलर ने एक न्यू कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम था स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ ओहायो। बचे हुए कंपनीज को एक्वायर करने के लिए उन्होंने उन कंपनी के ओनर्स को बुलाया और बताया कि उनके पास इतना पैसा है कि ऑयल को वो इतने कम रेट पर बेचेंगे जब तक कि उनके कॉम्पिटिटर दिवालिया ना हो जाए। उनकी ये बात सुनकर दूसरे कंपनी वाले काफ़ी हताश हुए और रॉकफेलर के साथ डील करने को तैयार हो गए। कहा जाता है कि स्टैंडर्ड ऑयल ने
एक बार अपने कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए 80% तक ऑयल का प्राइस गिरा दिया था। उनकी यही स्ट्रेटजीज काफ़ी कारगर हुई और साल 1890 तक वे यूएसए के लार्जेस्ट ऑयल मैन्युफैक्चरर बन चुके थे। स्टैंडर्ड ऑयल जब से बनी थी तब से वे चर्चा में ही रहते थे। कहा जाता है कि रॉकफेलर ने ऑयल ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेलवे की कंपनी से अंडर द टेबल डील भी करी थी, जिसकी वजह से उन्हें रेलवे कंपनी से किराए में छूट मिला करती थी। 10 साल तक ऐसा ही चलता रहा और रॉकफेलर की कंपनी ने पूरी यूएस मार्केट पर अपना दबदबा बना रखा था। फिर साल 1879 में गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई जिसने स्टैंडर्ड ऑयल के बिजनेस की जांच की, पर उन्हें भी कुछ ना मिल सका। यूएसए में एक लॉ के चलते एक राज्य की कंपनी का दूसरे राज्य में काम करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। फिर रॉकफेलर ने 1882 में स्टैंडर्ड ऑयल ट्रस्ट बनाया, जो कि स्टैंडर्ड ऑयल की हर राज्य की कंपनी में मालिकाना शेयर रखता था, जिससे स्टैंडर्ड ऑयल के काम में कोई दिक्कत नहीं आई। साथ ही में स्टैंडर्ड ऑयल के प्रॉफिट तो आसमान तो छू ही रहे थे। अब तक स्टैंडर्ड ऑयल के पास 20,000 तेल के कुएं और 6500 किलोमीटर लंबी तेल की पाइपलाइन थी और इनकी कंपनी में 1 लाख से भी ज़्यादा लोग काम। 1880 से 1890 के बीच में स्टैंडर्ड ऑयल अपने पीक पर थी। उस टाइम तक स्टैंडर्ड ऑयल की कंपनी की वैल्यूएशन आज के हिसाब से $1 ट्रिलियन थी और उस टाइम यूएसए पूरे वर्ल्ड का 85% ऑयल का सप्लायर था। फिर धीरे धीरे रशिया और एशिया में तेल के कुएं मिलने लगे, जिसे रॉथशाइल्ड फैमिली ने कंट्रोल करा, जिससे रॉकफेलर की ऑयल इंडस्ट्री पर पकड़ कम होने लगी। 1890 तक गवर्नमेंट ने एंटी ट्रस्ट एक्ट पास करा था, जिससे गवर्नमेंट स्टैंडर्ड ऑयल जैसी कंपनीज पर शिकंजा कस सकती थी। जब एंड्रू कार्नेगी ने अपनी फर्म सेल की थी, उस टाइम में जेपी मॉर्गन के साथ रॉकफेलर ने भी 1902 में $58 मिलियन इन्वेस्ट करे थे। फिर साल 1911 में स्टैंडर्ड ऑयल को शर्मन एंटी ट्रस्ट कानून को तोड़ता हुआ पाया गया और कोर्ट ने स्टैंडर्ड ऑयल को 34 डिफरेंट कंपनीज में बांट दिया। पर रॉकफेलर के फिर भी इन कंपनीज में शेयर तो थे ही, पर टाइम के साथ यही कंपनी आपस में मर्ज होती गई, जो कि आज बीपी, मोबिल, शेवरॉन जैसी कंपनी के नाम से जानी जाती हैं। और इन सब की सक्सेस ने रॉकफेलर को अब तक सबसे अमीर व्यक्ति बना दिया था। रॉकफेलर की नेटवर्थ आज के हिसाब से उस टाइम $400 बिलियन थी और अभी तक उनकी बराबरी की वेल्थ कोई भी अर्न नहीं कर पाया है, चाहे एलोन मस्क हो, बिल गेट्स हो या फिर जेफ बेजोस। रॉकफेलर ने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ओपन करी और रॉकफेलर फाउंडेशन भी शुरू की, जो कि एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करती थी। और साल 1937 में उनकी नींद में ही मृत्यु हो गई। इसी के साथ यूएसए का वन ऑफ द वेल्दीएस्ट मैन ऑफ ऑल टाइम दुनिया छोड़ के जा चुका था। इसी के साथ हम इस केस स्टडी को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं इस सीरीज़ के तीसरे पार्ट में। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।